नमस्कार। हमारे इस खास पेशकश 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। इसमें पहली खबर लोकसभा चुनाव को लेकर है। देश में पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव होने हैं। दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां वीवीपैट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं तीसरी खबर केरल के वायनाड से जुड़ी हुई है, जहां स्मृति ईरानी ने दौरे के दौरान राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। और चौथी खबर दिल्ली से है, मनीष सिसोदिया को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। पांचवी और आखिरी खबर महिला पहलवान यौन शोषण मामले से जुड़ी हुई है, जहां ब्रिजभूषण के खिलाफ मामले में सुनवाई हुई। ब्रिजभूषण ने इस दौरान बड़ा दावा किया है। तो ऐसा 5 विंडो के जरिए हम आपको 5 बड़ी खबर दिखा रहे हैं। चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के पहले फेज में 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग होनी है। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। अन्य को 23 सीटें मिली थी। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के पहले फेज में कुल 1625 कैंडिडेट्स मैदान में है और इनमें महिलाएं केवल 8% हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने 1618 उम्मीदवारों के हलफनामे में दी गई जानकारी पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इनमें से 16% यानी 252 उम्मीदवार पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। वहीं 450 यानी कि 28% का उम्मीदवार करोड़पति हैं। इनके पास 1 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति है। 10 ने अपनी संपत्ति शून्य बताई है, जबकि 3 के पास 300 से 500 रुपए की संपत्ति है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, अब पहले चरण का चुनाव होना है। 1625 कैंडिडेट्स की जो किस्मत है वो अब ईवीएम में कैद होगी। ऐसे में जो आंकड़े हैं वो भी जारी किए गए हैं। 252 उम्मीदवार पर क्रिमिनल केस दर्ज, 21 राज्यों की 102 सीटों पर जो कल वोटिंग होनी है उसको लेकर के तमाम डिटेल्स भी शेयर किए गए हैं। ऐसे में कल जो चुनाव होने वाला है कितना अहम होगा? जी बिल्कुल गरिमा, कल का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और जिस तरीके से चुनाव जो है इस बार का वैसे भी बहुत दिलचस्प माना जा रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो विपक्षी है वो बड़ी इस बार हमलावर हो रहे हैं। तो ऐसे में कल 21 राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके 102 लोकसभा सीटों के लिए कल मतदान होगा। और वहीं अगर बात की जाए पहले फेज के चुनाव की गरिमा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कैंपेन का नेतृत्व किया था। और पहले चरण का चुनाव प्रचार जब खत्म हुआ तो पीएम मोदी ने 26 रैलियां की थी और 7 रोड शो उनके द्वारा किए गए थे। अमित शाह ने भी अपनी पूरी जान झोंक दी थी। 22 सार्वजनिक कार्यक्रम उनके द्वारा किए गए थे। तो तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता थे वो इस बार जमीन पर दिखाई दिए और पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो उन्होंने भी जो है इस बार कोई कमी नहीं छोड़ी है किसी भी तरह की, और लगातार उन्होंने भी रोड शो किए। और जिस तरीके से इस बार पीएम मोदी का जो पेस है वो हमने देखा कि 2019 में भी जब चुनाव हुए थे तो मोदी की फेस वैल्यू पर चुनाव हुए थे। और इस बार भी पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि 2014 में लोगों के बीच जो है आशा और 2019 में विश्वास लेकर मैं गया था, तो अब 2024 में एक गारंटी लेकर आया हूं। तो ऐसे में जो मोदी की गारंटी है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और कल जब वोटिंग होगी तो ऐसे में जो आंकड़ा भी सामने आया है कि जो इलेक्शन के पहले फेज में जो 1625 कैंडिडेट है वो मैदान में है, जिसमें से 1491 जो है वो पुरुष है और 134 जो है वो महिला उम्मीदवार है। तो ऐसे में गरिमा कल का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और कल ये देखने वाली बात होगी कि जनता किसको वोट करती है। हालांकि 4 तारीख को जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से हम तमाम सर्वे देख रहे हैं और तमाम एनालिसिस देखे जा रहे हैं, तमाम एजेंसी जो डाटा पेश कर रही है उसमें देखा जा रहा है कि जो बीजेपी जिस तरीके से नारा दे रही है कि एनडीए 400 पार, तो वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और विपक्ष के लिए भी इस बार जो है वो इतनी राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि देश में मोदी लहर जो है वो गरिमा कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प ये मुकाबला होगा और कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता के दिल में इस बार क्या है और जनता का मूड क्या है। तो कंपटीशन यहाँ पर पूरा देखा जा रहा है। और तनु, महिलाओं की बात करते हैं। जिस तरह से महिलाएं निर्णायक भूमिका में रहती हैं, युवा निर्णायक भूमिका में रहते हैं और बीजेपी ने इस बार बढ़ चढ़कर महिलाओं को टिकट दिया। और जिस तरह से महिलाओं के हित की बात कही जाती रही है बीजेपी की तरफ से, वो साफ तौर पर हमने प्रत्याशियों को जब टिकट वितरण किया जा रहा था उसमें भी देखा। ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। तो इस बार का चुनाव इस मायने में भी बहुत ही खास होने वाला है। पिछले बार के चुनाव के मुकाबले अगर हम देखें तो कितना असर, चाहे हम बीजेपी को देखें चाहे जो विपक्षी इंडिया अलायंस है उन्हें देखते हुए, कितना असर इस बार के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को अगर ध्यान में रखा जाए तो देखने को मिलेगा?
जी, बिल्कुल सीमा, जिस तरीके से आपने ज़िक्र किया, जो महिलाएँ हैं वो बहुत निर्णायक भूमिका में होती है और जिस तरीके से बीजेपी जो है वो लगातार महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है। तमाम लोक लुभावन वाले वादे किए गए हैं, महिलाओं को टिकट दिया गया है और कहीं न कहीं बीजेपी जो है वो महिला सशक्तिकरण की बात करती है। वहीं विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष भी लगातार जो है वो महिलाओं के फेवर में बहुत चीज़ें करता हुआ नज़र आया। उन्होंने भी तमाम वादे किए। तो ऐसे में इस बार जो महिला है उनको किंग मेकर जिस तरीके से कहा जाता है, तो बहुत निर्णायक भूमिका रहने वाली है। और इस बार गरिमा, अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो इससे ज्यादा इस बार महिलाओं की जो परसेंटेज है वो देखी जा रही है। और ऐसे में इस बार ये भी दावा किया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं उनके हाथ में कहीं ना कहीं सत्ता पलटने का जो है वो भी दम है। तो इस बार ये काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि महिलाओं को जिस तरीके से साधने की कोशिश की, जिस तरीके से हमने दिल्ली में भी देखा, 1,000 रुपए महिलाओं को दिया गया, फ्री बस सेवा दी गई है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो सिलेंडर के दाम घटाए गए, पेट्रोल के दाम घटाए गए, तमाम जो चीजें की गई है। तो ऐसे में इसका असर गरिमा जरूर देखने को मिलेगा जमीनी स्तर पे कहीं ना कहीं, क्योंकि महिलाओं को यही चाहिए होता है कि महंगाई जो है वो कम हो, ताकि वो अपनी रसोई जो है वो उसको सजा सके। तो ऐसे में जब हम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद होते हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं का ये रहता है कि जो सरकार हमारे लिए काम करेगी, जो हमारे घर की रसोई के लिए काम करेगी, हम उसको वोट देंगे। तो ऐसे में यहाँ पर एक बड़ा कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि मोदी लहर अभी भी कायम है ग्राउंड जीरो पर जब हम मौजूद होते हैं। और तनु, युवाओं की गारंटी वर्सेस मोदी की गारंटी, बहुत बार बार विपक्षी दल यही बात कह रहे हैं कि इस बार युवाओं की गारंटी ज्यादा काम करेगी, मोदी की गारंटी को जुमले की गारंटी बता रहे हैं। ऐसे में जो अगर हम उत्तर प्रदेश, अगर बड़े बड़े राज्यों की तस्वीरें देखें, अगर बड़े बड़े राज्यों का जिक्र करें तो उसमें जो बीजेपी है, जहां पर सत्ता है, जहां पर काबिज है बीजेपी राज्यों में, वहां पर जो इन गारंटीज की जो बात की जा रही है, पर बहुत ज्यादा विपक्षी दलों की गारंटी का असर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आम जो जनता है वो और इसके साथ ही जो इस बार के चुनाव में तमाम बड़े मुद्दे हैं, चाहे सीएए का जिक्र करें, चाहे धारा 370 का करें, और सबसे बड़ा अहम मुद्दा हो गया है राम जन्मभूमि का, और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ऐसे में कितना असर, कितना फायदा, कितना नुकसान दोनों ही जो दल है एनडीए और इंडिया अलायंस से देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल गरिमा, अगर बात की जाए राम मंदिर के मुद्दे की तो इस बार कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो बीजेपी को देखने को मिलेगा। और बात की जाए अगर युवाओं की, तो ये बात बिल्कुल सच है। हम भी लगातार बातचीत करते हैं, सर्वे भी सामने आते हैं कि बीजेपी जो है वो युवाओं के हित में काफी काम किए। जिस तरीके से हमने देखा कि इनोवेशन के लिए तमाम बातें कही गई, एम्प्लॉयमेंट के लिए बात कही गई। तो ऐसे में जो युवा है, एक तो वो बीजेपी से इसलिए भी इस बार आकर्षित है क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि बेशक जो विपक्षी है वो लगातार ये कहते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, लेकिन इसका असर अब यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि युवा ज्यादा से ज्यादा आकर्षित इस बात से हो रहे हैं कि उनके रामलला जो है वो विराजमान हो गए, रामलला को उनका स्थान मिल गया। और वहीं अगर रोजगार की भी बात की जाए तो भी युवाओं का ये कहना होता है कि बीजेपी ने युवाओं के लिए बहुत काम किए, रोजगार के क्षेत्र में बहुत काम किए। तो ऐसे में अगर राम मंदिर और रोजगार का मुद्दा देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो युवा है वो बीजेपी से आज की डेट में भी बहुत ज्यादा आकर्षित है, और इसका घाटा विपक्षी दलों को गरिमा कहीं ना कहीं इस बार उठाना पड़ सकता है, क्योंकि युवा इतना ज्यादा विपक्ष के फेवर में नजर नहीं आता जितना मोदी लहर और मोदी सरकार के फेवर में नजर आता है। ठीक है तनु, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 21 राज्यों के 102 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। पहले चरण के लिए 1625 मतदाता प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के वोटों और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच एडीआर समेत अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण और संजय हेगड़े पैरवी कर रहे हैं। प्रशांत भूषण एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से पेश हुए, वहीं चुनाव आयोग की ओर से एडवोकेट मनिंदर सिंह मौजूद है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वोटर्स को वीवीपैट स्लिप दी जानी चाहिए और वे इसे बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। वोटर्स के प्राइवेसी के चलते वोटिंग के अधिकार को किनारे नहीं किया जा सकता। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि चुनाव आयोग हमें पूरी प्रक्रिया बताए, वीवीपैट की गिनती कैसे होती है, मैकेनिज्म क्या है जिससे तय हो कि कोई छेड़छाड़ न हो, आखिर विरोध क्यों हो रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता कायम रहनी चाहिए। इसी खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली
राहुल, वीवीपैट वेरिफिकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई हुई है। कोर्ट ने कहा है कि क्या बारकोड से नहीं कराया जा सकता इलेक्शन, और इसके साथ ही तमाम और भी बातें कही है। इससे लेकर के क्या कुछ अपडेट है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बातें कही गई है उसका भी जिक्र कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए वीवीपैट जो है एक ऐसा इशू भी रहा है हमारे देश के अंदर जो पहले से ही कम से कम आता जा रहा है। देखिए वीवीपैट को लेकर के जो कोर्ट में अभी बहस चली है, इलेक्शन कमीशन के वकील जो थे और जो याचिकाकर्ता के वकील थे प्रशांत भूषण, के बीच में बहस चली है। कोर्ट ने कहा है कि क्या ये नहीं हो सकता कि क्या वीवीपैट की जो पर्चियां है इसकी काउंटिंग हो। तो उनकी दलील थी सुप्रीम कोर्ट में, जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उन्होंने साफ कहा है कि वो पर्ची काफी चिपचिपी होती है, हम उसको काउंटिंग नहीं कर सकते। तो देखिए पर्ची चिपचिपी होती, काउंटिंग नहीं हो सकती, और एक बार में काउंटिंग सिर्फ 15 हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बार कोड से काउंसिल हो, बार कोड से इस चीज की काउंटिंग हो। देखिए इस पर भी विचार हुआ जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस चुनाव में काउंटिंग करना संभव नहीं है वीवीपैट से। याचिकाकर्ता के जो वकील थे प्रशांत भूषण, उन्होंने कहा कोर्ट में कि क्या वीवीपैट मिले और वीवीपैट को एक बॉक्स में डाला जाए। देखिए फंडामेंटल राइट्स है, जिस तरीके से उन्होंने कोर्ट में कहा कि फंडामेंटल राइट्स है हमारा राइट टू वोट, और इसी को अगर हम राइट टू प्राइवेसी से वो नहीं कर सकते, इसको क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हम राइट टू प्राइवेसी के चक्कर में अगर इसको बचा रहे हैं तो उनका एक फंडामेंटल राइट टू वोट भी है। तो किसको इस सिस्टम में बनाना पड़ेगा जिसके अंदर वीवीपैट से पर्ची मिले और पर्ची को एक बॉक्स में डाला जाए। लेकिन इस चुनाव के अंदर चुनाव आयोग ने साफ मना कर दिया कि इस चुनाव में ये करना संभव नहीं है, क्योंकि पर्ची काफी चिपचिपी होती है, उसकी काउंटिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि भविष्य में क्या ये संभव हो सकता है भविष्य के चुनाव में। तो बहुत बड़ी बात जो है कोर्ट ने कही है। राहुल, जिस तरह से बार बार देखा जाता रहा है कि हर बार जब भी चुनाव आते हैं, चाहे राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, ईवीएम का मुद्दा सबसे ज्यादा अहम रहता है, और इसको लेकर के जो तमाम दल हैं वो लगातार आरोप प्रत्यारोप का भी दौर भी हम देखते हैं। ऐसे में इस तरह की बातें अब सुप्रीम कोर्ट से, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से वीवीपैट वेरिफिकेशन को लेकर के, पर्चियों को जमा कराने को लेकर के इस तरह से काउंटिंग करने की बात कही है, तो आने वाले वक्त में क्या हम देखें कि इस तरह से चुनाव आयोग जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव करेगी, चाहे बारकोड को लेकर के चाहे वीवीपैट वेरिफिकेशन के जरिए? बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने पहले भी ये साफ कहा है कि हम चुनाव की जो पवित्रता है उसको कायम रखेंगे, और कुछ भी जो बोलती है उसको हम आगे भी अपडेट करेंगे और करते रहेंगे। तो आने वाले टाइम में जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है, आज भी अपने जो है हियरिंग में कोर्ट ने साफ कहा है कि चुनाव आयोग को ये तय करना चाहिए कि चुनाव की पवित्रता बननी चाहिए, पवित्रता कायम रहनी चाहिए। तो ये देखिए फेयर एंड फेयर इलेक्शन जो है हमारे देश में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो कायम रहना चाहिए। तो आने वाले डेट में जो भी अपडेट्स हैं, जो भी चीजें होगी, चुनाव आयोग भी करेगी। चुनाव आयोग की पहले भी कहती आई है और अभी भी ये कह रही थी कोर्ट में। ठीक है राहुल, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए अब तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने एक समय भारत के टुकड़े टुकड़े नारे लगाने वालों का समर्थन किया था। इसके बाद राहुल गांधी 26 तारीख को यहां आकर लोगों को धर्म और जाति में बांटने की कोशिश भी करेंगे। अमेठी लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी संतों और सनातनियों की भूमि है, जहां पर हर वर्ग के लोगों ने बलिदान दिया। जो लोग पूरे देश में किसानों की बात करते हैं, उन्होंने गौरीगंज विधानसभा में किसानों की जमीन लूट ली है, क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी खुद उस फाउंडेशन में है। अदालत ने कहा कि राम का अस्तित्व नहीं है। आज भगवान ने उस व्यक्ति को रामनवमी की बधाई देने पर मजबूर कर दिया। राम भक्तों ने उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने अहंकार की वजह से निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। वायनाड, जो कि संसदीय क्षेत्र है राहुल गांधी का, वहां पहुंचे और इस दौरान राहुल गांधी को लेकर के कहा कि लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटने की कोशिश ये राहुल गांधी और इनकी पूरी पार्टी कांग्रेस करती रहती है। टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लगाने वाले इनके समर्थक हैं। चलिए अब चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फिर राहत नहीं मिली। मनीष सिसोदिया की रिहाई पर कोर्ट ने फिर से ग्रहण लगा दिया। दिल्ली शराब घोटाला केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है। हालांकि इस दौरान कोर्ट ने मनीष सिसोदिया समेत दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े सभी आरोपियों को बड़ा आदेश दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया समेत आरोपियों से उन दस्तावेजों की लिस्ट देने का निर्देश दिया जिन दस्तावेजों की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को 11 बजे होगी। आपको ये भी
बता दें कि मनीष सिसोदिया अदालत में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के वास्ते आबकारी मामलों में अंतरिम जमानत देने का अनुरोध भी उन्होंने किया है। इस मामले में आप के नेता मनीष की याचिका पर ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नोटिस जारी किया गया है। इसी खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान, सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से बढ़ा दी गई, उन्हें राहत नहीं मिली है। राहत की बड़ी उम्मीद की जा रही थी लगातार, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी कहती है कि कोई भी सबूत नहीं है, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, और अब बहुत जल्द ही आम आदमी पार्टी के ये नेता मनीष सिसोदिया जेल से बाहर होंगे, लेकिन इस बार भी इनकी मुश्किलें बनी है। क्या कुछ अपडेट? हाँ गरिमा, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की जिस तरह मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, जिस तरह इससे पहले भी हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया की बेल के लिए जिस तरह उनके वकीलों ने अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। ईडी ने जिस तरह दलीलें दी हैं, ईडी के पास जो सबूत पाए गए हैं, उनके आधार पर कोर्ट ने फिर से न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। हालांकि आज रोज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकीलों ने जिस तरह प्रस्ताव रखा था, बेल लगाई थी उन्होंने, और ये मांग की थी कि चुनाव प्रचार के लिए मनीष सिसोदिया को बेल दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा दिया है। अभी कोई राहत फिलहाल कोर्ट से जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिलती नजर नहीं आ रही है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो। लगातार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के से ये लोग गुहार लगा रहे हैं, बेल की मंजूरी चाहते हैं, लेकिन बेल नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं ईडी ने जिस तरह जो सबूत पेश किए, उन सबूतों के आधार पर कोर्ट ने फिलहाल 25 अप्रैल को जो है न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। ठीक है इरफान, और जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी यही बात कह रही है कि चुनाव प्रचार प्रसार न करें हम, इसीलिए बार बार जो केंद्र की सरकार है वो इस तरह की चीजें कर रही है, ईडी और सीबीआई को अपने कब्जे में ले लिया है, इस तरह की बातें लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से। ऐसे में इमोशनल कार्ड भी खूब खेला जा रहा है। स्टार प्रचारकों की जो सूची आई है उसमें केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी नाम है। कितना असर अब देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीट है 2019 में सभी सीटों पर बीजेपी ने कब्जा अपना जमाया था, और ऐसे में इस बार इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग भी है। हाँ गरिमा, अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ जो भाजपा है, पिछले कई सालों से जो है भाजपा के 7 सांसद 7 सीटों पे काबिज हैं, लेकिन इस बार कुछ जो सियासत है वो अनोखी देखने को मिल रही है। इस बर्ताव लगता है कि इस बार जनता भी कुछ बदलाव चाहती है। कह सकते हैं कि खासतौर पर दिल्ली की 7 सीटों में से कुछ सीटों पर बदलाव हो सकता है निश्चित है, लेकिन इसको लेकर बीजेपी और इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार आपस में जिस तरह मतभेद देखने को मिल रहा है, दिल्ली में सियासत चरम सीमा पार कर चुकी है। सियासत के चलते आरोप प्रति आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी लगातार कहीं ना कहीं कभी शराब घोटाले मामले को लेकर, तो कहीं दवाइयों के, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के दवाई घोटाले को लेकर, कहीं दिल्ली जल बोर्ड के घोटालों को लेकर बीजेपी सीधा निशाना जो है आम आदमी पार्टी पे साथी नजर आ रही है। ठीक है इरफान, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से करारा झटका लगाया, उन्हें राहत नहीं पहुंच रही है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां महिला रेसलरों से कथित यौन उत्पीड़न मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में सुनवाई होनी थी, मगर इस बीच ब्रजभूषण ने मामले में कुछ बिंदुओं पर जांच कराए जाने की मांग की को लेकर के अर्जी भी दाखिल कर दी। ब्रजभूषण शरण ने अपनी अर्जी में कहा कि जिस तारीख पर एक महिला पहलवान द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है, उस तारीख पर वो देश से बाहर थे। ब्रजभूषण ने अपनी अर्जी के साथ पासपोर्ट की कॉपी भी दी है, जिस पर उस तारीख पर इमिग्रेशन की मुहर लगी हुई है। उन्होंने दावा किया कि वो उस समय दिल्ली में नहीं थे। आपको ये भी बता दें कि इस मामले पर पहली बार 18 जनवरी 2023 को रेसलर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत 30 से ज्यादा पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, ये यौन शोषण को लेकर के जो प्रदर्शन था काफी लंबे वक्त तक हमने देखा दिल्ली के जंतर मंतर पर, जो देश के जो पहलवान थे वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, और इन सब के बीच एक अर्जी ब्रजभूषण शरण सिंह ने अब दाखिल कर दी है। वो यही बात कह रहे हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब यौन शोषण का आरोप लगा तो वो दिल्ली में नहीं थे, वो देश से बाहर थे। ऐसे में एक और भी नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। बीजेपी सांसद जो है और WFI के पूर्व अध्यक्ष भी है ब्रजभूषण शरण सिंह, वहीं यौन उत्पीड़न मामले में उनकी आज सुनवाई हुई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में वो पहुंचे थे, और जहां पर उन्होंने आगे की जांच की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है। अदालत में ब्रजभूषण
शरण सिंह ने एक अर्जी दी है जिस पर 26 अप्रैल के लिए फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है। वहीं बृजभूषण ने आरोप तय करने और आगे की जांच के लिए जो है वो नए सिरे से आवेदन दायर किया था, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था गरिमा की घटना के दिन वो भारत में नहीं थे। और वहीं मैं आपको बता दूं कि जब उन्होंने जो पासपोर्ट है उसकी कॉपी भी उन्होंने सबमिट की है और जब वो बाहर निकले हैं कार्रवाई से निकलकर, जब वो बाहर आए हैं तो लोकसभा चुनाव को लड़ने को लेकर उनसे जो है वो प्रश्न किया गया तो उन्होंने बहुत साफ जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि वही है वही जो राम रचि राखा, और ये कहकर वो आगे निकल गए। तो इस तरीके में जिस तरीके से आज उन्होंने जो है वो आगे की कार्रवाई की मांग की और उन्होंने ये कहा है कि मैं देश में नहीं था, पासपोर्ट भी सबमिट किया है, तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ इस मामले में जो है वो सुनवाई होती है और क्या कुछ फैसला होता है। तनु, इस बीच क्या पहलवानों की कोई स्टेटमेंट सामने आया, चाहे साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया या फिर विनेश फोगाट को लेकर के इस मुद्दे पे? जी गरिमा, अभी तक कोई भी स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ जैसे ही स्टेटमेंट आएगी तो हम जरूर अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से अभी तक और हाल फिलहाल में कोई स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आई। और जिस तरह से तनु देखे कि क्या आने वाले वक्त में बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का भी दौर हमने देखा और लोकसभा चुनाव की तारीखों के पहले ही, जब तारीखों का ऐलान हो रहा था उसके पहले ही लगातार जो विपक्षी दल है वो बीजेपी पर इन सांसद को लेकर के, यौन शोषण को लेकर के तमाम आरोप लगाते रहे। तो ऐसे में क्या गोंडा में ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो क्या प्रभावित करने वाला है इस बार बीजेपी की सीट को यहाँ पर? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। तनु, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अर्जी दाखिल कर आरोपों की जांच की अब मांग बृजभूषण शरण सिंह ने की है। तो हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।